हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए सामाजिक व्यवस्था का जो भाग 2 है वो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने भाग 1 कराया था। तो देखिए राजस्थान की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत भाग 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये आपके लिए रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी और आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं यहाँ पर हम। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, टापरा कहलाते हैं। ये टापरा किसको कहा जाता है ये बताना है यहाँ पर। सांसियों के घर को, सहरिया जनजाति के घर को, मीणों के घरों को या भीलों के घरों को। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। टापरा क्या है? तो टापरा घर को ही कहा जाता है, लेकिन किस जनजाति के घरों को कहा जाता है ये बताना है आपको यहाँ पर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या होने वाला है। टापरा भील जनजाति के घरों को टापरा कहा जाता है। किस जनजाति के? भील जनजाति के घर को टापरा कहते हैं, या कू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान में रखना दोनों चीज़ों को, कू और टापरा भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू और टापरा कहा जाता है। और भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं उसके बारे में बता दें आपके लिए। भील जनजाति के जो बड़े गांव हैं, गांव को क्या कहा जाता है? पाल। क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना, भील जनजाति के जो गांव होते हैं बड़े गांव उनको क्या कहता है? पाल कहा जाता है। और भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं ये भी देखिए आप। भील जनजाति का जो मुखिया है उसको गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमने आपके लिए यहीं पर 5-4 क्वेश्चनों को भील जनजाति के बारे में करा दिया है। भील जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? कू या टापरा। बड़े गाँव को पाल कहा जाता है। और भील जनजाति के जो मुखिया होते हैं, गाँव के मुखिया, उसको क्या कहा जाता है? गमेती। और देखिए और इन जनजातियों के बारे में आपके लिए बताते हैं। अब देखिए सांसी जनजाति के बारे में। सांसी जो जनजाति है वो मुख्यतः भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में और कुछ झुंझुनू में भी पाई जाती है। ध्यान में रखना, मुख्य रूप से भरतपुर में पाई जाती है और कुछ इसका जो अंश है वो झुंझुनू जिले में भी पाया जाता है। सांसी जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये देखिए। तो सांसी जनजाति का जो घर होता है उसको घेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। ध्यान में रखना, सांसी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। और इनके जो बिखरे हुए गांव होते हैं, और गांव को क्या कहते हैं? बिखरे हुए गांव को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इनके गांव को कहा जाता है पाल। गांव को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। गांव को क्या कहते हैं? पाल। और इनका जो मुखिया होता है सहरिया जनजाति का, जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? सहलोत। ध्यान में रखना, सहलोत, या उसको पालवी भी कहा जाता है। पालवी, सहलोत या पालवी कहा जाता है इनके मुखिया को। दूसरी जनजाति को देखिए आगे। अब आते हैं हम सहरिया जनजाति के बारे में बताने के लिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति के बारे में देखते हैं। सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं? सबसे पहले आता है घर के बारे में बताते हैं। तो सहरिया जनजाति का जो घर होता है उसको टापरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टापरी। और भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा। और सहरिया के घर को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। और इसका जो मुखिया होता है सहरिया जनजाति का, जो मुखिया है उसको क्या कहा जाता है? देखिए इसका जो मुखिया है उसको कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल के नाम से जाना जाता है।
और इनकी जो बस्ती होती है उस बस्ती को भी देखिए, इनकी जो बस्ती है उसको क्या कहा जाता है, तो इनकी जो बस्ती होती है उसको सहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहराना। याद में रखना इसको। सहरिया जनजाति की जो बस्तियाँ होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सहराना के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो छोटी इकाई होती है, गांव की सबसे छोटी इकाई, सहरिया जनजाति के गांव की जो छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है? फलां। क्या कहा जाता है? फलां कहा जाता है। ध्यान में रखना है इसको भी। और देखिए अब बताते हैं मीणा के बारे में। देखिए मीणा जो जनजाति है, मीणा जो जनजाति है उसको जो घर होता है उसको कहा जाता है छपरा। क्या कहा जाता है? उसके घरों को छपरा कहा जाता है। ये झोपड़ी नुमा कच्चे घर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? छपरा कहा जाता है। ध्यान में रखना, छपरा। और अगर इसका दूसरा नाम भी दिया जाए तो वो उसको टापरा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टापरा भी कहा जा सकता है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति है। राजस्थान की पहले नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। ध्यान में रखना इसको भी। तो मीणों के जो घर होते हैं कच्चे घर, उनको क्या कहा जाता है? छपरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे प्यारे साथियों, गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? लेकिन गरासिया जनजाति जो राजस्थान में निवास करती है उसके जो सामूहिक कृषि की जाती है उसके द्वारा उसको किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि, मारी टावरी कृषि, या हारी बावरी, लोरी मोरी? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली जो सामूहिक कृषि है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो हारी बावरी। गरासिया द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हारी बावरी कहा जाता है। झूम कृषि की बात करें तो झूमिंग, भारत में की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम मोरी की, व्यक्ति की मृत्यु पर, लोरी मोरी, व्यक्ति की मृत्यु पर जो स्मारक बनाया जाता है उसको मोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरी कहा जाता है। ध्यान में रखना। तो गरासिया द्वारा की जानी सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी बावरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? यही गरासिया जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति कर्नल टोड के द्वारा किस शब्द से हुई है? पवास, गवास, लवास, मवास? तो गरासिया, तो गवास जनजाति किस शब्द से मानते हैं? गरासिया की उत्पत्ति कर्नल टोड गवास शब्द से मानते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ये गरासिया जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये बताना है। गोरू, मालरू, बालर, टोरू? देखिए मेरे प्यारे साथियों, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित जो कृषि है उसको बालर कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बालरा कहा जाता है। ध्यान में रखना, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बालरा के नाम से जाना जाता है। और गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? बालर। और बात करें तो गरासिया जनजाति का बालर नृत्य भी है। बालर क्या है? गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, भाटर बाबजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ये भाटर बाबजी या बहावर बाबजी का जो संबंध है वो किससे है? कौन सी जनजाति थे? सहरिया, भील, मीणा, गरासिया? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भाटवर बाबजी है वो गरासिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके माने जाते हैं गरासिया। तो गरासिया जनजाति राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है ये भी बताते हैं आपके लिए। सिरोही,
मुख्य रूप से सिरोही, और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, इन जिलों में भी निवास करती है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई कलां कहा जाता है, फायटे कहा जाता है, फलां कहा जाता है, हुर्रे कहा जाता है। देखिए, डामोर जनजाति में गांव की जो सबसे छोटी इकाई है उसको फलां या पाल कहा जाता है। फलां कह दो या पाल, ध्यान में रखना, फलां या पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरियों की छोटी बस्ती क्या कहलाती है? हमने बताया था आपके लिए सहरिया जनजाति की जो बस्ती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। सकरिया, सहराना, छूटना, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शहरियों की जो छोटी बस्ती है उसको क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति की जो बस्ती है सहराना के नाम से जानी जाती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें सकरिया की, तो सकरिया जो नृत्य है कालबेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? यही झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो दोनों क्षेत्र है राजस्थान के, दो राज्य जिले हैं, इनका जो प्राचीन नाम है सही किस नाम से जाना जाता है? अहिछत्रपुर, गोपालपाल, माला प्रदेश, जांगल प्रदेश। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। झालावाड़ व प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है मालवा प्रदेश। झालावाड़ और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश कहलाता था। गोपालपाल की बात करें तो करौली को गोपालपाल के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम था करौली का गोपालपाल। अहिछत्रपुर की बात करें तो अहिछत्रपुर नागौर, अहिछत्रपुर क्या था? नागौर, वो अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर का प्राचीन नाम था, जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? आमेर, डूडाड़, जांगल, सत्यपुर। तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? डूडाड़ प्रदेश। जयपुर को किस नाम से जाना जाता था? डूडाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आमेर जयपुर के अंतर्गत ही आता है। जांगल की बात करें, हमने आपको बताया था अभी, बीकानेर और जालौर जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सत्यपुर की बात करें तो सत्यपुर को जो नाम है वो सांचौर, वो सत्यपुर के नाम से जाना जाता था, जो कहाँ पर आता है? जालौर में। सत्यपुर, सांचौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर के किस स्थान से अयस्क से लोग प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी मिली है? तो कौन सी है? सागानेर, जोधपुरा, फुलेरा, बगरू। तो देखिए इस पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फुलेरा। ये फुलेरा जयपुर में ही आता है। ये सभ्यता स्थल है जहाँ पर अयस्क से लोह प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी के साक्ष्य मिले। जोधपुरा, सागानेर और बगरू ये भी सभी जयपुर के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ समाज के निम्नलिखित उपवर्गों में से कौन सा वर्ग राजस्थान का मूल निवासी है? यानी जो कायस्थ समाज निवास करता है उसके जो उपवर्ग हैं, छोटे छोटे जो उपवर्ग बनाए गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जो राजस्थान का मूल निवासी है? माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव, सक्सेना। देखिए यहाँ पर राजस्थान का जो मूल निवासी माने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं? माथुर। और माने जाते हैं माथुर। एक वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा किस प्रथा पर रोक लगाई गई? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था 1829 में। तो विलियम बेंटिंक द्वारा किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर। अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश किया? यानी कौन सी जनजाति थी राजस्थान की जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी? तो कौन सी जनजाति है? गाड़िया, लोहार, भील, गरासिया, मीणा। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसने प्रतिज्ञा की थी तो वो जो पहाड़ों में चली गई थी तो वो कौन सी थी? गाड़िया, लोहार। तो महाराणा प्रताप की जो जाति थी, महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसको गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। तो गाड़िया लोहार ने जो जनजाति है उसने राजस्थान में चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया था। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग हुआ है? यानी ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है राजस्थान का जहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है? ये साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा, वैदिक, आहड़, गणेश्वर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो मछली पकड़ने का जो कांटा है वो राजस्थान के गणेश्वर सभ्यता स्थल जो कि सीकर में है, वहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गणेश्वर सीकर से, जो एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, गलून, आर्य सभ्यता। राजस्थान की बात कर रहा है यहाँ पर, तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। गलून की बात करें तो ये राजसमंद जिले में स्थित है और आहड़ उदयपुर जिले में। गलून स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए किस स्थल जिले में स्थित है? कोटा, राजसमंद, बूंदी, दौसा। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, गलून जो सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है कि राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है गलून। गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है जहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? गणेश्वर की बात की है दौसा में, चूरू में, सीकर में, जयपुर में। पता चल गया होगा आपको, आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया भी था इसके बारे में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो वो कहाँ पर है? सीकर में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? मेनाल, बालाथल, जयसमंद, आहड़। तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसको जाना जाता था? कौन सा सभ्यता स्थल है? तो वो था मेरे प्यारे साथियों आहड़ सभ्यता स्थल, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, जिस ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में किस धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ था? वैष्णव धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म या वैदिक धर्म। प्राचीन काल में राजस्थान में किस धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ? तो वो कौन सा धर्म था मेरे प्यारे साथियों? तो वो था भारत का जो प्राचीन धर्म है वैदिक धर्म। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी में राजस्थान में मुख्य रूप से पूजा होती थी इंद्र की, अग्नि की, सूर्य की, वृक्ष की। तो 6वीं शताब्दी में राजस्थान में जो पूजा की जाती थी वो किसकी की जाती थी मेरे साथियों? तो वो की जाती थी सूर्य की। किसकी पूजा होती थी? सूर्य की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमें इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए फ्री निःशुल्क क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहें। हम इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, इसीलिए हम तथास्तु राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी राजस्थान जीके उसके मॉडल पेपर, इसी प्रकार ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चनों में आपके लिए संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।